अगर लाइफ में कोई चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले आई थिंक कि लोगों को ना थोड़ी सी इकोनॉमिक्स सीखनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे क्या कहते हैं वैल्यूएबल साइंस होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है? मनी, राइट? फिजिक्स वगैरह भी काम, मतलब लोग कहते हैं कि साइंस इंपॉर्टेंट होती है। मैंने तो देखा नहीं कि किसी ने साइंस से, मतलब किसी को साइंस आती थी तो घर में बैठ के इन्वेंशन कर रहा है, या अपने लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, अपने घर में तो लाइट बल्ब वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब डर लगता है कि कहाँ पे करंट लग जाए। तो मतलब समझ रहे हो, साइंस का कोई यूज़ है नहीं। सबसे यूज़फुल करेंट, मतलब सबसे यूज़फुल आइटम आज की डेट में प्रॉब्लम मनी है ना? सबको पैसा चाहिए। तो फिर इकोनॉमिक्स में क्या दिक्कत है सीखने में? क्योंकि इकोनॉमिक्स सीखोगे थोड़ा बहुत समझ जाओगे कि पैसा कैसे काम करता है। तो मैंने इकोनॉमिक्स सीखनी शुरू की जनवरी में। कुछ नहीं समझ में आता था, क्योंकि बात तो रही थी करेंसी की, पैसों की, इन्फ्लेशन और ये सब कॉन्सेप्ट्स की। कोई सेंस नहीं बनती इन सब चीज़ों की। मतलब कि पढ़ लो, हाँ ठीक है, लेकिन करने और पढ़ने में फ़र्क है। जैसे थ्योरी तुम्हें पता होगी कि अच्छा गिटार ऐसे ऐसे बजता है ना, पहले ये कॉर्ड बजाओ फिर ये कॉर्ड बजाओ, लेकिन तुमने जब बजाया तो सुनने में मज़ा नहीं आया। तो वही 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 फंडा मेरे साथ था कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ते तो जा रहा हूँ और समझ में आ रही है हाँ कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये है। बट क्या है कि जब करके देखो तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि बिटकॉइन में पैसे लगाए, फ़ायदा हो नहीं रहा कोई। या स्टॉक्स में पैसे लगाने की सोच रहे हो, फ़ायदा हो नहीं रहा कोई। बिज़नेस करने की कोशिश की, फ़ायदा हो नहीं रहा कोई। तो वही मेरे को लगा कि यार ये तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, फ़ायदा नहीं हुआ कोई। फिर फाइनली मेरे को जनवरी में एक बुक मिली कार्ल वेंजर की, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसमें उसने बात की कि हमें इकोनॉमिक्स को साइंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। साइंस का मतलब है कि तुमने कोई एक्शन लिया और इसका कोई रिजल्ट निकला। तो मतलब कि अगर तुमने बॉल को ऊपर से गिराया तो वो नीचे की तरफ गिरेगी, है ना? तो कि कॉजेशन और इफेक्ट, वो फंडा मेरे को थोड़ा समझ में आने लगा। और उसे उसे उस फंडे को यूज़ करके उसने समझाया कि एक तो लोगों के अंदर ही एक टाइप ऑफ फंक्शन है जो हर चीज़ की वैल्यू डिसाइड करता है। मेरे अंदर अलग है, तुम्हारे अंदर अलग है, इवन एटम्स में अलग है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों अट्रैक्ट होता है वो प्रोटॉन से, नहीं पता हमें। मे बी हमें कभी पता लग जाए, मे बी हमें कभी ना पता लगे। वैसे ही अगर कोई बंदा है, इसे ये कोई चीज़ करनी पसंद है, इसे घूमना फिरना पसंद है, इसे चिकन खाना पसंद है, क्यों पसंद है हमें नहीं पता लगेगा कभी, पता करने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। लेकिन कोई और बंदा है, उसे वो वीगन है, वेजिटेरियन ही खाएगा, अंडे चिकन से दूर रहेगा, क्यों ऐसे क्या पता हमें। इलेक्ट्रॉन्स क्यों अट्रैक्ट होते हैं प्रोटॉन से, हमें ये नहीं पता। लेकिन प्रोटॉन नहीं अट्रैक्ट होते प्रोटॉन में, प्रोटॉन से रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है। तो मतलब कि हर चीज़ को अलग चीज़ चाहिए, इवन एटम्स को। तो इंसानों को तो अलग चाहिए होगी। मतलब कि वन मैंस ट्रैश इज़ अनदर मैंस गोल्ड, मतलब किसी के लिए कूड़ा हो सकता है, किसी और के लिए वो काम की चीज़ हो सकती है। जैसे ऑक्सीजन एटम है, अब ऑक्सीजन एटम क्या कहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसके लिए गोल्ड है। लेकिन सोडियम एटम है, वो आयनाइज होता है Na2+ में, है ना? तो यानी वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैश है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स फेंकना चाहता है वो, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रॉब्ली एक्स्ट्रा होंगे ऑर्बिटल्स में। तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन्स फेंकना चाहता है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है। तो ये मतलब कि एटम्स में ही है। तुम अगर इंसान कभी एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे इंसान कहते हैं कि मेरे को ये चाहिए, तेरे को वो चाहिए, है ना? अलग चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, एटम्स में ही है। एटम्स को ही अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इंसानों को कैसे सेम चीज़ चाहिए होगी? फिर ये मेरा पहला लॉ है जो मैंने इकट्ठे किया। मैंने इन्वेंट कुछ नहीं किया इसमें, मैंने बस इधर से जो अच्छा लगा वो उठा लिया। तो सब्जेक्टिव वैल्यू यहाँ से मैंने उठा लिया कार्ल वेंजर की बुक से। सेकंड मेरे पास है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कोई चीज़ बहुत हद से ज़्यादा करो तो वो प्रॉफिटेबल क्या, उसका नुकसान होने लगता है। अब जैसे कि कोई बंदा अगर समुंदर में है तो वो तो परेशान हो जाएगा, भाई पानी पानी है हर जगह, थोड़ी ज़मीन भी होनी चाहिए, वो परेशान हो गया समुंदर से। लेकिन कोई रेगिस्तान में
वो कहेगा यार काश यहाँ पे लेक होती, काश यहाँ पे पानी होता, थोड़ी राहत मिलती है गर्मी से। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा चीज़ होगी उसके लिए उतनी वो कम वैल्यूएबल होगी। किसी के पास बहुत पैसा है, अमीर है कोई, वो 1000 रुपये इधर उधर उड़ा देगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई गरीब है उसके लिए 10 रुपये भी वैल्यूएबल है। तो जिसके पास जो चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए उतनी कम वैल्यूएबल होगी। बट ये चीज़ ना एटम्स में भी अप्लाई होती है कि अब ये सोडियम का एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये प्रॉब्ली बहुत आराम से लूज़ कर देगा, है ना। फिर दूसरा लूज़ करेगा थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से ले लेगा, है ना, आ जाओ आने दो। दूसरा भी हाँ आने दो। तीसरे के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, क्योंकि ओजोन जो O3- बनाना होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है कि ये ले, तीसरा भी ले, कहेगा अरे मेरे को नहीं चाहिए, मतलब ले लेगा लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। चौथा इम्पॉसिबल है, चौथा नेचर में नहीं दिखेगा। लैब में मतलब कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करके मे भी बना सकते हो, लेकिन वैसे नहीं मिलेगा, है ना। इवन लाइक एटम्स हैं, उनके अंदर कोर के अंदर कई सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम सबसे कॉमन एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाइड्रोजन। फिर हीलियम है, सबसे कॉमन एलिमेंट्स। ये लाइट एलिमेंट्स बहुत कॉमन है, और जो हैवी एलिमेंट्स है जैसे कि यूरेनियम बहुत अनस्टेबल है, इनके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं कोर के अंदर, एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स। और मतलब ये एक्चुअली इतने ज़्यादा प्रोटॉन हो गए इनके पास कि ये कहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, न्यूक्लियर हो गए हैं और लूज़ करते रहते हैं प्रोटॉन्स। तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मेरे हिसाब से अप्लाई हो रही है। मैं मतलब ये मेरी अपनी थ्योरी है कि मेरे को लगता है कि इकोनॉमिक्स ना बहुत अच्छा बेसिस है फिज़िक्स के लिए समझने के लिए। फिर ये सेकंड लॉ हो गया। फिर थर्ड है, ये वाला मेरे को खुद क्लियर नहीं है एक्चुअली, कि टाइम प्रेफरेंस वाला, कि कोई चीज़ अगर जल्दी हो जाए ना, मतलब ऑब्वियसली टाइम का कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे किसी चीज़ को कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो, या फिर बिजनेस कर सकते हो, जल्दी बना सकते हो, धीरे बना सकते हो, है ना। फ़र्क है कोई, है ना, जल्दी और धीरे में फ़र्क है हर केस में। किसी चीज़ को तेज़ी से फायर करना, मतलब यहाँ से मुंबई किसी चीज़ को जल्दी से पहुँचाने में फ़र्क होगा, या फिर धीरे धीरे पहुँचाने में, है ना। धीरे धीरे कोरियर वर्सेस बुलेट ट्रेन में फ़र्क है ना, फिज़िक्स बेस्ड फ़र्क है। लेकिन ऑब्वियसली जो जल्दी वाला महंगा है ना, जल्दी वाले में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लग रही है या फिर ज़्यादा तुम्हें ड्रैग को फाइट करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी लग रही है जल्दी वाली चीज़ में। लेकिन जो स्लो वाली चीज़ है वो आसानी से हो जाएगी, उसमें कम एनर्जी लगेगी। मतलब कि गुरु नानक देव जी वॉक करके चले जाते थे अफ़गानिस्तान वगैरह, है ना, चलते चलते अफ़गानिस्तान चले जाते थे। तो सोच रहे हो, मतलब इंसान चलते हुए जा रहा है, कितनी कम एनर्जी लग रही है। बट अगर तुम्हें आज ही जाना है अफ़गानिस्तान तो तुम्हें ट्रेन से जाना पड़ेगा, ट्रेन कितना कोयला खाएगी, बट वो तुम्हें आज पहुंचा देगी। कितने घंटे लगेंगे पता नहीं, शायद 24 घंटे में पहुंचा दे। फिर तो ऑब्वियसली कि जो चीज़ जल्दी हो जाएगी प्रॉब्ली वो ज़्यादा वैल्यूएबल है मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना, 99% ऑफ द केस में। तो अगर सेम चीज़ को जल्दी करोगे वो ज़्यादा वैल्यूएबल है या फिर ज़्यादा कॉस्टली है। ज़्यादा वैल्यूएबल का मतलब है कि ज़्यादा कॉस्ट सेंस जस्टिफाइड है। अगर मेरे को आज ही कोई चीज़ लेनी है ना, तो वो ज़्यादा कॉस्टली है। अब उसका ज़्यादा कॉस्टली होने का मतलब हुआ कि अगर मैं रुक जाता फ़ोन के लिए, अगले साल में भी सेम फ़ोन सस्ते में मिल जाता, या फिर हार्डवेयर स्पेक्स बेटर मिल जाते मेरे को अगले साल, या फिर मेरे को और एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते, चीप हो जाती चीज़ें। फिर ये ऑब्वियसली एटम्स में भी अप्लाई होता है। आई थिंक कि किसी चीज़ को फास्ट एक्सेलरेट करना, वो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। मेरे को ये वाला बहुत क्लियर नहीं है, बट मेरे हिसाब से हाँ ये भी एटम्स में भी अप्लाई होता होगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि मेरे को खुद क्लियर नहीं है ये वाला। फिर फोर्थ है, ये वाला बहुत मेरा फेवरेट है, ये मैंने इकोनॉम फिज़िक्स से उठाया था। उसमें इकोनॉम फिज़िक्स मैंने पढ़ने की कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आया, बस ये वाला समझ में आया कि दो कर्व्स होते हैं। एक होता है बेल कर्व, कि जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं ना, एक पॉपुलेशन लेते हैं इंडिया की पॉपुलेशन, फिर हाइट मेजर करते हैं,
तो उनकी हाइट एक आएगी कि एवरेज 5'4" या 5'5" ऐसे है। फिर कुछ लोग होंगे 6'2", 6'3", बहुत लंबे, कुछ लोग होंगे बहुत छोटे 4'3", 4'5", लेकिन ज़्यादातर लोग होंगे बीच में कहीं पे 5'5", 5'8" ऐसे के आसपास। और हाइट के लिए कर लो या और किसी रैंडम चीज़ के लिए कर लो, ऐसे होंगे, मतलब ज़्यादातर लोग एवरेज होंगे। सेंस बनती है कि एक पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग एवरेज होंगे। और दूसरा ये चीज़ ये चीज़ मतलब इन्वेंट नहीं की है किसी ने, लोगों ने बस ऐसे चार्ट बनाने शुरू कर दिए, फिर देखने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, अपने आप ही बन रहा है, ये अपने आप ही वो बन रहा है कि बेल कर्व बन रहा है। और ऐसा बहुत जगह पे बनता है, इवन एटम्स में बनता है कि इस रूम के अंदर गैस है, एयर है, उसमें ज़्यादातर एटम्स का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, ज़्यादातर एटम्स में नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी, बट कुछ एटम्स होंगे जिसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जो ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे होंगे, और कुछ होंगे जो बहुत स्लो होंगे। तो ये फंडा एटम्स में भी अप्लाई करता है। और क्या होता है कि दूसरा जो ग्राफ है वो है पावर लॉ। पावर लॉ क्या है, हॉकी स्टिक की तरह दिखता है। जो बेल कर्व है वो ऐसे दिखता है ना, उल्टा यू की तरह, और जो पावर लॉ है वो हॉकी स्टिक की तरह दिखता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाते हो, नीचे से ऊपर। तो एक्सपोनेंशियल टाइप कर्व लगता है वो देखने में। पावर लॉ क्या है कि जैसे मैंने बताया ना कि हाइड्रोजन है वो बड़े आराम से फॉर्म हो जाती है, और उसका मतलब क्या है कि वो फैली हुई है पूरे यूनिवर्स में। हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है हर जगह, पूरा जो ओशन है हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। ये मतलब हाइड्रोजन सबसे कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्स का। तो जो चीज़ मतलब आसानी से हो जाती है ना, या जो चीज़ की कॉस्ट कम है, या जो चीज़ बेटर है या स्मार्टर है, वो चीज़ फैल जाती है एकदम। और बाकी चीज़ें मतलब बहुत थोड़े थोड़े ट्रेस एलिमेंट मिलेंगे, जैसे यूरेनियम वगैरह है, प्लूटोनियम, ये सब ट्रेस अमाउंट्स में होते होंगे अर्थ में कहीं पे, बहुत मतलब कम है ये। और ज़्यादातर चीज़ें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन है ना, जो सस्ते सस्ते एलिमेंट है, मतलब जो आसानी से बन जाते हैं, वो फैले हुए हैं। और जो महंगे एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम, जो कि जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन हैं, सोचो कितनी एनर्जी लगती होगी उसमें, प्रोटॉन ही प्रोटॉन फीड करते जा रहे हो एटम के अंदर, वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर वो बहुत ट्रेस अमाउंट में, मतलब ऐसे नहीं कि बेल कर्व है कि यूरेनियम थोड़ा सा है और फिर ज़्यादातर हाइड्रोजन है, नहीं, यूरेनियम मतलब कुछ भी नहीं है और हाइड्रोजन 99% है। पावर लॉ का मतलब ये है, पावर लॉ का मतलब ये नहीं कि एक 6'3" है, एक 6 फुट है, या फिर एक 5'5" है, एक 6'3" है। पावर लॉ का मतलब है कि एक 99.9% है हाइड्रोजन, और बाकी चीज़ें हैं 0.1%। पावर लॉ का ये मतलब है। और ये ह्यूमैनिटी में भी होता है कि मतलब कुछ 1%, टॉप 1% लोगों के पास मतलब अंधाधुंध पैसा है, और ज़्यादातर लोग गरीब हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास मे बी वो थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हैं। जैसे हाइड्रोजन के केस में हुआ कि हाइड्रोजन को फॉर्म करना बहुत ईजी है, कम एनर्जी लगती है, बस एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, E=mc², राइट। तो यूरेनियम में कितना है, बहुत ज़्यादा मास है, 132 कुछ 135 ऐसे कुछ मास है उसका। तो E=mc², यानी ज़्यादा एनर्जी है उसमें ऑब्वियसली। फिर तो यूरेनियम रेयर एक्सपेंसिव है, तो यूरेनियम रेयर है। और क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन चीप है, तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन फैली हुई है पूरे यूनिवर्स में। सिमिलरली अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स चीप है, तो हम अमेज़ॉन से ही खरीदते हैं पूरे टाइम। फिर जेफ बेजोस इतना अमीर है क्योंकि अमेज़ॉन से खरीदोगे सामान, उसे कट मिलेगा, वो अमीर हो जाएगा। जेफ बेजोस अमीर है। फिर फ्लिपकार्ट उसके सेकंड नंबर में आता है, लेकिन वो उससे मतलब आधी सेल्स भी नहीं करते होंगे वो। फिर उसके बाद है शॉपी, वो तो कुछ भी नहीं करते होंगे उसके मुकाबले, अमेज़ॉन के मुकाबले। फिर उसके नीचे लंबी लाइन होगी, बिग बाज़ार, मिल्क बास्केट, दुनिया भर की हज़ारों होंगे, और वो कहीं उनका बिजनेस मतलब नहीं चल रहा इतना ज़्यादा। तो सेम चीज़ ये पावर लॉ अप्लाई होती है अपनी लाइफ में। ये 4 मेरे पास लॉ हैं, और इन्हें यूज़ करके मतलब क्या कहते हैं, अब मैं मतलब ये नहीं डिसाइड कर सकता कि लाइफ में चाहिए क्या, बट अगर तुमने कुछ डिसाइड किया है कि मेरे को ये चाहिए, तो
सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्टर बताऊँ क्या है स्मार्टनेस का? मतलब लोग कहते हैं कि इसका आईक्यू ज़्यादा स्मार्ट है ये, कि मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है कि तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सको, कि अच्छा, कि भविष्यवाणी कर सको कि अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ये होगा और वो चीज़ हो जाए। आई थिंक ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ है जो तुम कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो तो सीधे बेट कर दो उस पर मिलियन, है ना, जीत जाओ। तो ऑब्वियसली अब प्रिडिक्शन ऐसे नहीं कर सकते कि बेट कर दोगे कि तुमने वो किया कि मैंने कहा कि अच्छा बल्ब ऐसे लगाओ, लाइट कनेक्शन ऐसे कनेक्ट करो तो लाइट जल जाएगी या फिक्स हो जाएगा कोई चीज़। हाँ, और चल गया। कंप्यूटर के अंदर पार्ट लगाने से सीपीयू यहाँ लगेगा, जीपीयू यहाँ लगेगा, तुमने ये कहा कि ऐसे लगाओगे तो चल जाएगा और फिर चल गया वो। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन तुमने कहा कि अच्छा नहीं, स्कूटी में फुल रेस दे दे और फुल रेस में फुल ये टर्न ले ले, पूरा टर्न। फिर क्या हुआ, टर्न लेने गए, गिर गई, फुल स्पीड में जा रहे थे, क्या हुआ, फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर पाए। तो मतलब ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करना वैल्यूएबल चीज़ है। तो अब मेरे को ये नहीं पता कि इन्हें यूज़ करके तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी या क्या मिलेगा, बट आई थिंक फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो मतलब ऐसे नहीं है कि तुम कह दोगे कि अच्छा मेरे को लैम्बोर्गिनी का लाडो चाहिए, मैं रूल्स अप्लाई करूँगा, मेरे को लैम्बोर्गिनी का लाडो मिल जाएगी। नहीं भाई, उसके रूल्स के हिसाब से प्रोटेक्शन है कि तुम्हें नहीं मिलेगी प्रॉब्लली नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है और उसका यूज़ कोई नहीं है। बट कब मिल सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए उसकी ज़रूरत है, अगर वो 1 करोड़ की है बट तुम्हें उस गाड़ी का यूज़ 2 करोड़ का है, तो तुम्हारे लिए सेंस बनेगी कि हाँ मेरे को चाहिए ये, क्योंकि मैं उसका यूज़ करूँगा, मैं उससे अमीर क्लाइंट से मिलूँगा, फिर वो क्लाइंट्स मेरी गाड़ी देख के इम्प्रेस होंगे, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तब सेंस बनेगी वो लेने की तो यही करना है ब्रो, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, फिर फ्यूचर क्रिएट करना है,